Hello everybody. Last class we have finished disaster management. मैंने बोला था कि I have made a summary. मैंने हर चैप्टर के खत्म होने के बाद भी मेक अ समरी फॉर द रिवीजन. लास्ट क्लास मैंने बोला था कि आई एम मेकिंग अ समरी. एक दो पीपीटी बाकी था ना, समरी हैज बीन डन. तो पहले टुडे आई विल डिस्कस द समरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. ओके. तो फर्स्ट we discuss the summary of disaster management. The chapter already we have finished. Okay. Once we will go through the summary, तो आपका एक revision हो जाएगा. Then the chapter has been done. Yes. Okay, disaster management. Let us start. Now, what is disaster? You know, disaster क्या बेटा? Any sudden event that causes a large scale damage. कोई भी एक sudden event आ गया जिसने large scale damage cause किया to the life and property is called disaster. Okay. So any sudden event which causes a huge amount of damage to life and property is called as a disaster. The disaster clear हो गया? Type. Disasters का type क्या? याद है डिजास्टर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था. व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर एंड अ मैन मेड डिजास्टर. व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर? अ डिजास्टर कॉज्ड बाय ए नेचर. नेचर कंडीशंस यानी इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट. हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बिकॉज ऑफ नेचर अगर डिजास्टर हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल डिजास्टर. एग्जांपल अर्थक्वेक, फ्लड. ओके. अगर ये सब चीजें हो रहा है तो इट इज व्हाट? ड्रॉट. ओके. famine. ये सब जो हो रहा है इट इज अ नेचुरल डिजास्टर. एंड व्हाट मैन मेड डिजास्टर? द डिजास्टर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग. हमारे कारण हो रहा है. ओके. बॉम्ब एक्सप्लोजन, रेड स्टैम्पेड हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, ये पॉइजनस गैस लीक हो गया इंडस्ट्री से. दिस ऑल थिंग आर कम अंडर अ मैन मेड डिजास्टर्स. तो डिजास्टर समझ में एनी सडन इवेंट व्हिच कॉजेस अ ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डिजास्टर. डिजास्टर का दो टाइप है. नेचर से भी डिजास्टर हो सकता है या मैन मेड एक्टिविटी से भी डिजास्टर हो सकता है. नेचर से डिजास्टर होगा तो नेचुरल डिजास्टर, और मैन मेड एक्टिविटी से होगा तो ओके मैन मेड डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर में भी दो आता है. याद है हम डिजास्टर का टाइप पढ़ा था, जियो, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. मैंने बताया था जियो मतलब अर्थ एंड फिजिकल मतलब द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. उसके कारण तो अर्थ तो कुछ चेंजेस आ गया या द फिजिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ उसमें चेंजेस आ गया. इट कैन कॉज द डिजास्टर. डिजास्टर कॉज्ड बाय द अर्थ और द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ. okay, so the changes in on the earth surface or changes inside the earth, okay, core में कुछ changes हो गया and causing a disaster we'll call as the geo physical disaster. or the atmosphere which is present around the earth उसके कारण भी changes के कारण disaster आ गया. it also come under the geo physical disaster and this is all come under natural because in nature. इसमें हमारा नहीं, नेचर के कारण हो रहा है. so let us talk about okay geo physical disaster का example मैं पढ़ लेता हूँ. what are they? what is given in your textbook? okay, earthquake, volcanoes, tsunami, landslides, landfall, erosions, flooding. ये सब जियोलॉजिकल मतलब इसका जियोलॉजिकल मतलब अर्थ के कारण. और फिजिकल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट? एटमॉस्फेरिक. उसके आगे भी टाइप में बता देता हूँ तो ज्यादा बेटर आपको समझ में ना. सीओ जियो फिजिकल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट? इनटू जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेयर. तो जियो फिजिकल को फर्दर डिवाइड किया हमने जियोलॉजिकल. जियोलॉजिकल मतलब बिकॉज ऑफ अर्थ एंड फिजिकल मतलब एटमॉस्फेयर. तो जियोलॉजिकल में क्या यानी और सरफेस में क्या क्या चेंजेस हो सकता है? अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो, सुनामी, लैंडस्लाइड, लैंडफॉल, ये सब हो रहा है. दे आर जियोलॉजिकल डिजास्टर कम अंडर जियोफिजिकल एंड दे आर वन टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर. वाटर एटमॉस्फेरिक, अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहा है मतलब हॉट वेव्स, कोल्ड वेव्स, स्नो स्ट्रॉम्स, साइक्लोन्स, हेल स्टॉर्म, ड्रॉट, ये सब हो गया तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुआ. दे विल कम अंडर एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल एंड कम अंडर नेचुरल डिजास्टर. Biological मतलब living being. Living being is divided into two types. What are the two types? Plant and animal. The disaster caused by plant. Plant से disaster हो रहा है, then it comes under a biological natural type disaster. Animal से हो रहा है, it will come under a biological natural type disaster. तो plant होगा the forest fire, fungal disease. Okay, forest fire हुआ, fungal disease spreading. Then there are some weeds. Weeds मतलब unwanted grasses which grows with a standing crop and they can damage the standing crop. This type of is also one type of disaster.
which is caused by a plant and they come under plant biological natural. Animals मतलब कुछ animal, जो मैंने वायरस के एग्जांपल दिया, I Lord we are suffering from COVID-19 will come under animal biological and it is one type of natural disaster. कोई animal के कारण होगा, infection by virus, bacteria, fungi, और ऐसा कुछ हो रहा है and causing a huge amount of disaster, then come under a what animal. And man-made में दो ही आता है, unknown and known. Unknown मतलब कुछ प्लान नहीं था, अचानक हो गया. Unknown gases रिलीज, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता है. Unknown gases, atomic test, unplanned action, accident, वर्कर्स मर गए अचानक, कैसे कुछ हो गया, अननोन मैन-मेड डिजास्टर. एंड इंटरनेशनल मतलब वॉर, फायर, बॉम्ब ब्लास्ट, फोर्स माइग्रेशन, टेररिज्म, ये सब इंटरनेशनल इश्यूज व्हिच कॉज द डिजास्टर व्हिच कम अंडर अ मैन-मेड डिजास्टर्स. अंडरस्टूड? डिजास्टर समझा, उसका टाइप समझा. वी हैव टू गो फास्ट बिकॉज़ ऑलरेडी हमने ये सब पढ़ा है. मैं खाली आपको ब्रीफ में इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर? तो लेट अस सी. पहला है इकोनॉमिक. डिजास्टर का इकोनॉमिक में इफेक्ट होता है. इकोनॉमिक मतलब क्या? फाइनेंस में इफेक्ट हो सकता है. यस. सडन इंक्रीज इन फंड. टेक्स्ट बुक में क्या दिया मतलब सडन इंक्रीज इन फंड. फंड में हमको इंक्रीज करना पड़ता है. देन एक्सपेंडिचर, शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो सकता है. एंड डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, से कंपनी का प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है. इकोनॉमिक का डिजास्टर का इकोनॉमिक यानी हमारे फाइनेंस पे इफेक्ट हो सकता है. कैन अफेक्ट अवर फाइनेंस. देन सोशल. सोशल मतलब सोसाइटी. सोसाइटी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ओके, डिटोरिएटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आज हो रहा है, डिसहार्मनी इन द सोसाइटी, सोशल एंड कल्चर प्रॉब्लम्स. यू कैन नॉट गो टू द एनी कल्चर एक्टिविटीज. हम नहीं कर पा रहे, सबका सब कल्चर एक्टिविटीज हैज बीन स्टॉप. दिस ऑल हैज बीन बिकॉज ऑफ डिजास्टर जो हम लोग फेस कर रहे हैं राइट नाउ. COVID-19 will come under effects of disaster on social and society, the normal people which are facing. Then next is the environment. क्या environment को affect करता है? Which is very serious. Partial or complete collapsing of buildings, drying out of water sources, contamination of water, stinky pollutions of environment due to decomposing of dead bodies and other animals. ये सारा problem जो होता है disaster कारण environment पे भी हो सकता है. तो environment पे भी disaster का effect है. Next है administrative professionals. Yes, stress on workers, collapsing of transport system, shortage of facilities. ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी अफेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स. क्या पॉलिटिकल? यस, पॉलिटिकल अनरेस्ट, लॉस ऑफ ट्रस्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज. होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं काम कर रही है, ये सब चीजें भी हो सकती है. एंड द लास्ट वाला इज मेडिकल. क्या मेडिकल इफेक्ट? यस, इंजरीज, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेस, इंक्रीज इन एपिडेमिक, डेथ ऑफ विक्टिम्स. ये सब हो सकेगा मेडिकल इफेक्ट भी. दिस आर द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर आएगा, इट विल इफेक्ट द योर इकोनॉमिक ऑफ कंट्री, सोसाइटी को इम्बैलेंस करेगा, एनवायरमेंट को इफेक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स को डैमेज कर सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकता है और मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इंजरीज, इमोशनल स्ट्रेंथ, इंक्रीज द डेथ ऑफ विक्टिम्स, ये सब पॉसिबल है. समझ में? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नेक्स्ट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर. याद है नेचर डिजास्टर हमने क्या किया? 6 पार्ट में डिवाइड. याद है? प्री डिजास्टर. प्री डिजास्टर मतलब द स्टेप टेकन बिफोर द डिजास्टर. डिजास्टर आने के पहले जो हम स्टेप लेंगे इस कॉल इज द प्री डिजास्टर. हम बैठे नहीं रह सकते, डिजास्टर आएगा तभी देखेंगे. नो, डिजास्टर आने से पहले सब स्टेप लेना है. यस, दैट इज कॉल्ड प्री डिजास्टर फेज. देन वार्निंग. वार्निंग फेज. डिजास्टर आने वाला है, धीरे धीरे द लेवल ऑफ फ्लड है, लेवल ऑफ वाटर ऑफ लेक एंड पॉन्ड इज इंक्रीजिंग, सी इज इंक्रीजिंग. आप वार्निंग फेज करो कि वार्निंग है, देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्लड, या कोई डिजास्टर आ सकता है. इमरजेंसी फेज मतलब डिजास्टर आ चुका है, नो क्विक रेस्टिकेशन, चलो फटाफट भागो, खाली करो एरिया को, खाली करो. इमरजेंसी फेज. देन इज द रिहैबिलिटेशन. डिजास्टर चला गया, अभी सारी चीजें जो डैमेज हो गई उसको रिहैबिलिट करो, रिहैबिलिटेशन फेज. देन रिकवरी फेज. जो लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए, जिनको बहुत ज्यादा धक्का हुआ, लॉस ऑफ लाइफ हो गया उनके घर में, उनको रिकवर करने की कोशिश करो, उनको स्ट्रेस से बाहर निकालो, एक्सीडेंट से बाहर निकालो. एंड लास्ट वाला इज रिकंस्ट्रक्शन फेज, जो सबसे स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वाटर सप्लाई, कनेक्शन, ये सब करना पड़ता है. दिस आर द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर, जिसमें हम लोग प्री डिजास्टर फेज, डिजास्टर आने के पहले अपना प्रिपरेशन करेंगे. वार्निंग फेज मतलब डिजास्टर अभी आने का चांसेस है, लोगों को वार्निंग देंगे. इमरजेंसी फेज मतलब डिजास्टर हैज कम एंड we are taking certain steps to save the maximum life. Rehabilitation phase, डिजास्टर जाने के बाद. रिकवरी फेज, लोगों को रिकवर करना उस इंसिडेंट से, और रिकंस्ट्रक्शन इज अ स्लो प्रोसेस जिसमें धीरे धीरे जो डैमेज हुआ कंट्री एंड सोसाइटी को, सबको रिकंस्ट्रक्ट करना. डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर्स, मेकिंग
What is definition of disaster management? Disaster को manage करना. How? Prevention of disaster or making arrangement to face it, at least achieve the ability to face it. Okay? Yeah, the step you are taking to minimize the effect of disaster is called disaster management. Disaster management के भी types है. What are the types of disaster management? आपको मालूम है? Pre-disaster and post-disaster management. Again, disaster आने से पहले आप क्या step लोगे? एंड डिजास्टर होने के बाद दोनों आता है डिजास्टर मैनेजमेंट. प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्या क्या पॉइंट है टेक्स्ट बुक में रीड कर देता हूं रफली, आपको समझ में आएगा. दिस इंक्लूड्स द कंप्लीट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग और टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर. अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर एंड प्लान कर रहे हैं टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर, कम अंडर अ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट. आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज, जहां पर डिजास्टर आ चुके हैं या डिजास्टर आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करो. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी, और डिजास्टर आया था तो उसका इंटेंसिटी क्या था. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ intensity of disasters and probable sites of disaster through a predictive intensity maps generate करो, map के लिए पता लगाओ, and hazards map respectively. Getting special training, take a training to manage disaster management comes under. disaster आने से पहले अपने आप को ट्रेनिंग करो, train yourself, increase awareness about disaster management among the general people के अंदर awareness create करो through a training programs and mass media. Okay, this all is the pre-disaster management. And what is post-disaster management? यानी disaster आने के बाद हम क्या कर सकते हैं. क्या दिया टेक्स्ट बुक में? Providing all types of necessary help. Victims को सारा help provide करना है. Providing all types of necessary help to victims of disasters. Participation of preferable local peoples. Local peoples का participation ज़्यादा life को save कर सकता है. The participation of preferably local people saved from disaster, arranging the help to victims. Quick establishment of help centers. जल्दी से जल्दी हेल्प सेंटर्स बनाना है. Okay, so that we can provide a relief. Okay, different type of disaster need a different types of control centers. Categorization of the health material. उसको categorize करो, कौन सा medicines है, कौन सा food है, कौन सा water है, categorize करो and deliver to the material to victims. And उसका review भी लोगों की सब लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उनको actually क्या चाहिए. Review of the material is very important. And being always prepared for disaster rescue के लिए हमेशा mentally prepare रहना चाहिए. We will have to go a little bit fast. ये सब हमने पढ़ा हुआ है, खाली हम रिवीजन करें. व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? पहला है प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर करना. टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? प्लान इज प्रिपेयर टू मिनिमाइज द डिस्ट्रक्शन इन एनी टाइप ऑफ डिजास्टर. आपको प्लान तैयार करना है टू मिनिमाइज एनी डिस्ट्रैक्शंस. पहला प्रिपरेशन. सेकेंड इज रिडेम्पशन. रिडेम्पशन का मतलब द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड. ऐसा एक्शन लो जिससे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं. एंड प्लान टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री. ऐसा प्लान बनाओ कि लीस्ट टू लीस्ट डैमेज हो सोसाइटी एंड कंट्री. दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशंस. देन इज प्रिपेरेंस. प्रिपेरेंस में क्या करना है? प्लान इज चॉक्ड आउट, स्केच आउट. ओके, टू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स. ऐसा प्लान करो जिससे हमको क्विक रिस्पॉन्स मिल पाए फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो एंड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव. ऐसा प्लान तैयार करो, प्रिपेयर करो अपने आप को, जिससे वी कैन गेट अ क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम अ पीपल एज वेल एज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशंस. देन क्या है? नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स. नो, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर. डिजास्टर का इंटेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं. कितना आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा बाय नोइंग द इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर्स. देन रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स टू डिजास्टर इज टू गिवन एज इमीडिएटली. जितना फास्ट आप रिस्पॉन्स दे पाओगे उतना आप लाइफ को सेव कर सकते हो. क्विक रिस्पॉन्स. डिजास्टर आ गया, गिव द क्विक रिस्पॉन्स. वेट मत करो, क्विक रिस्पॉन्स देना है. एंड देन इज रेसिलियंस. रेसिलियंस मतलब रिटर्न एंड ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी. जो एक्टिविटी है स्टॉप, उसको वापस रिटर्न लाओ, ग्रोथ वापस स्टार्ट करो. स्टार्ट ऑल द एक्टिविटी. जो एक्टिविटीज बंद हो गई, अभी हमने ट्रेन चालू किया है ना, वी हैव स्टार्टेड द ट्रेन. ट्रेन जो बंद हो गए थे विल कम अंडर द रिसर्जेंस. जो ट्रेन अभी हमने चालू किया इज द रिसर्जेंस. Resurgence is an important link between emergency measures and national progress. Okay, resurgence is a stage used for welfare and rehabilitation of the nation. Next is a restoration. This is an important link between restoration. It's not restoration. Restoration is an important link between measures after the disaster and a national development. This step helps us to progress for nation के rehabilitation में पता. Restoration, जो चीजें डैमेज होगी इसको restore करना. Okay, तो you know these are the main aspect. Disaster cycle में preparation से होते हुए redemptions, preparedness, impact of disaster response, resurgence, restorations, ये सब करना पड़ता है. This is the cycle. Next,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मैंने आपको बताया द एक्ट हैज बीन पास्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट इन 2005। इसके लिए उन्होंने अलग अलग लेवल पे चेयरमैन बनाया हुआ है। आज हमारे इंडिया में नेशनल डिजास्टर है कोविड-19, तो हु इज द चेयरमैन अथॉरिटी? प्राइम मिनिस्टर। सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग। डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चेयरमैन बना है डिफरेंट अथॉरिटी लेवल को। तो जैसे अगर कंट्री में प्रॉब्लम है तो चेयरमैन विल बी प्राइम मिनिस्टर, अगर स्टेट में प्रॉब्लम है चेयरमैन विल बी चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है चेयरमैन विल बी कलेक्टर, तालुका में प्रॉब्लम है द चेयरमैन विल बी तहसीलदार, एंड अगर विलेज में प्रॉब्लम है द चेयरमैन विल बी सरपंच। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज जो क्या करेंगे, इनको फीड करेंगे, गिव द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग प्रिकॉशनरी वार्निंग्स, प्राइम मिनिस्टर को भी वार्निंग जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे collectors को। and also there are different type of NGOs, other social and private organization, they can also feed the information to the prime minister, chief minister and collector। लेकिन actually जो काम करता है, this is very important, the system involved in the actual situation, इसमें सबसे important कौन कौन आते हैं? the four लोग आते हैं। what are the four people who comes? the collector, tahsildar, sarpanch and general public। these four people actually are involved in a rescue and rehabilitation work। these are the National Disaster Management Authority decided by your parliament and it was passed in a 2005 in a Disaster Management Act। समझ में आया? ये भी किया था हमने, कुछ इश्यूज नहीं है। Next is objective first aid। What is the first aid? The preliminary treatment which you providing to the victims, जिससे उसका हेल्थ डिटोरिएट ना हो या उसका डेथ नहीं हो, उसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं ना। व्हाई वी प्रोवाइड फर्स्ट एड? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव क्या? पहला प्रमोट रिकवरी, अगर वो डैमेज हो गया उनके रिकवरी को प्रमोट करो। रिलीविंग द पेन्स, उनके पेन को कम करने की कोशिश करो, रिलीविंग द पेन्स। देन प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट्स, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना, वो डरा हुआ रहेगा उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना। देन attempt to improve the condition, कंडीशन खराब है तो try to attempt is the main motive of first aid। first aid इसलिए हम लोग देते हैं। then provide primary help before the advance मेडिकल असिस्टेंट, बिफोर द डॉक्टर अराइव उसके पहले उसको प्राइमरी हेल्प प्रोवाइड करो, जो भी मेडिसिन या कुछ हो सकता है दे दो। रेस्पिरेशन ऑल यू नो। सेविंग लाइफ, लाइफ सेव करने की कोशिश, द मेन मोटिव ऑफ द फर्स्ट एड सेविंग लाइफ्स एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटोरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम्स, विक्टिम्स के हेल्थ को डिटोरिएट होने से बचाओ, उसके कंडीशंस बहुत खराब मत होने दो। एंड लास्ट में इज व्हाट द ओके प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस विक्टिम्स है तो उसको प्रोटेक्ट, ऐसा जाना चाहिए था पहले। प्रोटेक्ट अनकॉन्शियस विक्टिम्स, प्रमोट रिकवरी, रिलीविंग पेन, promote provide comfort, attempt to improve the conditions, provide primary help before the advanced medical assistance is available, try to save the lives and preventing the deterioration of condition of victims of disaster is the objectives of the first aid। I think this is there in the chapter। I think everybody understood the disaster management चैप्टर एकदम क्लियर हो गया। ऑलरेडी इतने छोटे चैप्टर हमने 3 से 4 लेक्चर्स लिया हुआ है, मैंने समरीज भी बता दिया, तो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर। बहुत स्लो हम लोग गए, मैंने वेरी क्लियर बताया ना, ऑल इट्स ऑन यू, आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्निंग बहुत ज़्यादा है इसमें। चैप्टर नंबर 4 का लास्ट वर्कशीट बाकी है, वर्कशीट नंबर 8, वो मैं आज आप लोगों को लेक्चर के बाद शेयर करूंगा। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का पूरा वर्कशीट हो जाएगा। उसका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, टाइपिंग को दे दिया है। जैसे मिस टाइपिंग करके मुझे देंगी, आई विल शेयर विथ यू ऑन द ग्रुप। टेक्स्ट बैक भी मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा और सारा आंसर्स रेडी है एंड दैट विल कीप अ टेस्ट। और जैसे उसका टेस्ट हो जाएगा फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट का चालू करेंगे, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का वर्कशीट, डिजास्टर मैनेजमेंट का मार्किंग, ऐसा करके हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे। 3 चैप्टर्स वी हैव डन। एक और चैप्टर बाकी था ईवीएस का, लेकिन मैंने आपको बताया दैट चैप्टर इज वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑन द पीपीटी। ओके, उसके लिए बोर्ड लगेंगे मुझे, इसके लिए मैंने क्या किया, वो चैप्टर छोड़ के मैंने बोला कि कौन सा चैप्टर है जो एक्चुअली वी कैन डू ऑन द पीपीटी और इन द जूम ऐप और ऐप पे हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी इज द चैप्टर, the 7th chapter of science 2 which is a theoretical chapter, theory chapters है जिसको हम we can videos के जरिए और मैं explain कर सकता हूँ। तो without wasting a time we will start our chapter number 7 which is introduction to microbiology। I will tell you the page number। The page number of that chapter is 77। 77 is the page number from textbook। और अगर PDF है तो PDF पे page number is 86। We are going to start chapter number 7, Introduction to Microbiology, 7th chapter of Science 2. Text, if you have a textbook, the page number is 77, and if you have a PDF, the page number is 86. Okay,
So let us start without wasting a time. Chapter number 7, Introduction to Microbiology. Okay. Now, science 2. Yes. Already चैप्टर ओपन है, मैंने पहले से ओपन करके रखा था बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. Now, introduction. दिख रहा क्वेश्चन chapter number 7, Introduction to Microbiology. Now, what is the microbiology? If you know, if you want, you can write down the definition. मैंने biology definition निकाला है. The branch of science that deals with a microorganism. साइंस का ब्रांच जिसमें भी स्टडी अबाउट द माइक्रोऑर्गेनिज्म. The branch of science that deals with a microorganism is called microbiology. तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इंट्रोडक्शन. तो बायोलॉजी इज अ साइंस, इज अ पार्ट ऑफ साइंस which deals with the study of microorganisms. It is can be seen only under a microscope. Which can be seen under a microscope, yani the organisms which are very very small. It's called as a what? It's called as a microorganisms. Understood? In this chapter we are going to learn about. तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइज्म. नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोइज्म्स, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत आता है. माइक्रोइज्म मतलब क्या? इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी. माइक्रोइज्म मतलब वो हमारे लिए अच्छा चीज नहीं. बट याद है हमने 9th स्टैंडर्ड में लर्न किया था यूजफुल माइक्रोब्स एज वेल एज हार्मफुल माइक्रोब्स. याद है लर्न किया था. याद रखना ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है व्हिच आर यूजफुल. हमने उनके म्यूचुएट करके उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस लाके उनके जेनेटिक हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बॉडी चेंजेस कर लिया है एंड उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. आज ये वायरस कोविड-19 म्यूचुएट वायरस है. ये नेचुरल वायरस नहीं है. इसको किसी ना किसी लैब में म्यूचुएट किया, इसे कैरेक्टर से इसको चेंज किया, इसलिए इतना डेंजरस हो गया. वरना कोरोना पहले से था वायरस. कोरोना वायरस इतना डेंजरस नहीं था, बट इट इज अ म्यूचुएट वायरस. देखो हम म्यूटेशन करके वायरस के अंदर कितना चेंजेस लेके आ गए. तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस, जेनेटिक चेंजेस करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज इन अ मेनी वेज. समझ में आ रहा व्हाट आई एम सेइंग? बहुत तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं. बाय क्या है? बाय चेंजिंग, उसको अंदर म्यूटेशंस करके. याद रखना माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मतलब ये नहीं इट इज हार्मफुल. there are many microorganisms which are useful. Already small part you have learned in a 9th standard. ठीक है, याद है? yeast, lactobacilli, याद है ना? Fungus for making antibiotic. These are the useful microorganisms. Now, without wasting your time, we'll start the chapter. Now, first question क्या दिया? Let us learn. What is the question they have given? Okay, उसका answers मैंने निकाला है. So I will discuss with you all the answers I have removed. Okay. So now first question they have asked. What is the first question they have? Which different microbes are useful to us? Question दिखाई दे रहा है बेटा. First question. If you want, you can copy. Question है which different microbes are useful to us? So which are the microbes? देखो, what are the answers I have removed? The microbes are very useful to us are like fungi. पहले microorganism is fungi. किसके use होता है? It's used for making antibiotics like penicillin. This you have learned in a 9th standard. तो क्वेश्चन पूछा है which different microbes are useful to us. So the microbes which are useful to us is like a fungi. A fungi is a microorganism which can be used for making antibiotics, and this antibiotics used to treat a infection in your body. जो antibiotics हम खाते हैं वो fungi से develop होता है. And fungi is one type of what? Is one type of microbes. Second, bacteria like nitrogen fixing bacteria. याद है? What is the work of nitrogen fixing bacteria? वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कहाँ पे फिक्स करता है? सॉइल में. एंड सॉइल से कौन लेता है बेटा? प्लांट लेता है. एंड प्लांट मेक व्हाट? अ प्लांट मेक अ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं होता
एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कभी सॉइल के अंदर नहीं जाएगा, सॉइल के अंदर नहीं जाएगा, अ प्लांट विल नॉट नाइट्रोजन एंड प्लांट विल नॉट मेक एबल टू प्रोटीन, और प्लांट को प्रोटीन नहीं मिला तो प्रोटीन के विदाउट प्रोटीन कैन नॉट हैव अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा. तो अगेन बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है. यस, एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सम माइक्रोब्स ऑफ एल्गे इज यूज्ड एज अ फूड. कुछ टाइप ऑफ एल्गे भी हैं जो किसके लिए यूज होता है बेटा, कैन बी यूज्ड एज अ फूड. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं which are useful to us. Lactobacilli used for making a curd, है ना, अभी हमने पढ़ा था. Yeast which is used to make a bread, है ना, ये सब भी पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में. These all are the different microbes which are useful to us. तो आंसर समझ में आया, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. फंगाई लिख सकते हो फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया लिख सकते हो, या लैक्टोबैसिली लिखो, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिख सकते हो, एल्गे लिख सकते हो विच आर यूज्ड एज अ फूड, या आप ईस्ट लिख सकते हो एज अ फंगस व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ ब्रेड एंड अ केक. Understood? Can I go to the next question? Yes. What is the next question? Which different products can be produced? Which different products can be produced with the help of microbes? से हम लोग कौन कौन से different products को बना सकते हैं? Which different products we can make with the help of microbes? Question पूछा है microbes से, आप कौन कौन सा product बना सकते हो? तो again I have removed the list. मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ which are the products which we can make with the help of microbes. So the different products produced with the help of microbes are as follows. पहला dairy products. पहला है डेयरी प्रोडक्ट सच एज योगर्ट, चीज, बटर मिल्क, ये सारा चीज हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो द डेयरी प्रोडक्ट सच एज योगर्ट, चीज, बटर मिल्क एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. फूड प्रोडक्ट सच एज योगर्ट, चीज, बटर मिल्क तो हो गया. देन बेवरेजेस, बेवरेजेस लाइक अ बियर, वाइन, अल्कोहल, याद है अल्कोहल, ईस्ट, इथाइल अल्कोहल, बियर, वाइन, विस्की, ऐसे टाइप के बेवरेजेस हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. सेकंड थर्ड ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, विनेगर, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड मतलब द एसिड विच कंटेन कार्बन. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड वी कैन डेवलप, जिसमें विनेगर भी है, सिट्रिक एसिड भी है, ग्लूकोनिक एसिड भी है. दिस ऑल एसिड वी कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ different microbes. Antibiotics such as chloromycetin, erythromycin, penicillin, streptomycin, all different types of antibiotics can be produced with the help of microbes. Vitamins like B2, B12, vitamin C, etc. ऐसे बहुत सारे different types of vitamins we can make. Vitamins develop कर सकते हैं. Different type of enzymes like interphase, पैक्टिनोज, लिपेज, सेलुलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है प्रोड्यूस. एंजाइम्स को इतना यूज नहीं करते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफिकल्ट एंजाइम्स को निकाला, बट एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स में भी यूज कर सकते हैं. इतना सारा यूजेस था माइक्रोब्स का. तो कभी भी दिमाग में नहीं जाना चाहिए कि माइक्रोब्स मतलब इट्स हार्मफुल टू अस, इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी और नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं सोचना है. देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. Again, am I repeating? Dairy products such as yogurt, cheese, buttermilk. Then beverages like a beer, wine, whiskey. Organic acid like acetic acid, citric acid, gluconic acid, fumaric acid. ऐसे different types of organic acid हम produce कर सकते हैं. Antibiotics such as chloromycetin, erythromycin, penicillin, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे एंटीबायोटिक जिससे हम भी डिसीज को दूर कर सकते हैं. विटामिन्स लाइक B2, B12, B6, विटामिन सी, ऐसे विटामिन्स, एसेंशियल विटामिन्स डेवलप कर सकते हैं. एन एंजाइम लाइक इंटरेस, ओके, इन्वर्टेस, ओके, पैक्टिनेस, लाइपेज, सेलुलेज, ऐसे एंजाइम्स. अभी एंजाइम्स को प्रैक्टिकली यूज करना चालू नहीं किया कमर्शियली, बट एंजाइम डेवलप कर सकते हैं एंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर. तो ये दिमाग में क्लियर हो गया कि माइक्रोब्स आर वेरी वेरी यूजफुल. इसका आंसर समझ में आया? यू कैन राइट इन द एग्जाम व्हिच डिफरेंट माइक्रोब्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. आई होप एवरी आंसर इज क्लियर टू एवरीबॉडी. लेट अस टॉक अबाउट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जो हम करने वाले हैं. अ ब्रांच, हमने ऑलरेडी बताया था. What is microbiology? A branch of biology in which the study of enzymes related to some prokaryotes and eukaryotic microbes. What do you mean by prokaryotes and eukaryotic? What do you mean by prokaryotes and what do you mean by eukaryotes? याद है आप लोग को? Remember what is prokaryotes and eukaryotes?
प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्रोकैरियोट्स बेटा? द सेल विच इज नॉट वेल डिफाइंड, अ सेल जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है बट न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेल्स आर नॉट वेल डिफाइंड। याद किया था हमने प्रोकैरियोट्स, एंड यूकैरियोट्स मतलब उसका ऑपोजिट, विच हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। So microbiology is the branch of biology in which we study the enzymes which are related to the prokaryotic organism as well as eukaryotic. Okay, microbes, proteins, कौन सा प्रोटीन बनाएंगे, अप्लाइड जेनेटिक्स, उनके जेनेटिक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उनके मॉलिक्यूल्स लेवल में कैसे अल्टर कर सकते हैं, ये सारा चीज वी आर गोइंग टू लर्न इन अ माइक्रोबायोलॉजी. Okay, assacrize perform is called as applied. This is the definition of applied microbiology. Again, I am repeating: branch of biology in which study of enzymes related to some prokaryotes and eukaryotic microbes, their protein formations, their applied genetics, molecular biology, assacrize perform is called as applied microbiology. This study is used for the society and the वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फूड एंड मेडिसिन. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट. हम टाइम पास के लिए माइक्रोबायोलॉजी नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड थ्रू दिस वी आर मेकिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक अ फूड एंड मेडिसिन प्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. तो माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, एंड वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी. आज तो कोविड वायरस का वैक्सीन बन रहा है, याद है वैक्सीन बन रहा है, 100 कंपनियां वैक्सीन ट्राई कर रही है. वो वैक्सीन कैसे बना रही है? माइक्रोबायोलॉजी. जो वैक्सीन बन रहा है, बना नहीं है, दे ट्राइंग, अभी कभी आएगा आई डोंट नो, बट दे आर अप्लाइंग माइक्रोबायोलॉजी. वैक्सीन बनाने के लिए अप्लाई, उन्होंने वो कोविड-19 के जेनेटिक को, इंफॉर्मेशन को लेके किसी और बैक्टीरिया में म्यूचुएट करके उसके प्रोटीन्स को बना के ह्यूमन बीइंग पे ट्रायल कर रहे हैं. ऑलरेडी आई थिंक फर्स्ट ट्रायल हो गया, नाउ दे आर गोइंग फॉर द सेकंड ट्रायल. अगर सक्सेसफुल हुआ तो आई थिंक 2-4 महीने के अंदर हमको वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में. इज अ स्लो प्रोसेस. पहले एनिमल पे ट्राई करते हैं, एनिमल का ट्रायल हो जाएगा, यू नो हाउ द वैक्सीनेशन इज ट्रायल. पहले एनिमल पे ट्राई करेंगे, एनिमल को ट्राई करेंगे, फिर एनिमल को वायरस को इन्फेक्ट करेंगे और देखेंगे एनिमल को वायरस बनाने के बाद क्या एनिमल फाइट कर पा रहा है. यस, वो फाइट कर पा रहा है, मतलब फर्स्ट ट्रायल हो गया. सेकेंड ट्रायल ह्यूमन बीइंग पे करेंगे, स्मॉल डोज में ह्यूमन ट्रायल करेंगे एंड सी व्हाट चेंजेस इज टेकिंग प्लेस. फिर उसके अंदर वायरस डालेंगे एंड देखेंगे उसका बॉडी कैसे फाइट कर रहा है. अगर वो सक्सेसफुली फाइट कर दिया, देन थर्ड ट्रायल उसमें और मॉडरेट डोज और बढ़ाएंगे, वायरस उसकी बॉडी में ज्यादा डालेंगे, एंड देन सी की बॉडी कैसे फाइट कर रहा है. बॉडी प्रॉपर्ली फाइट कर रहा है, मतलब थर्ड स्टेज भी हो गया. एंड द लास्ट स्टेज कम, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ डोज डालेंगे, उसको हाईली वायरस से इन्फेक्ट करेंगे एंड देखेंगे उसका बॉडी फाइट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. एंड उधर भी फाइट हो गया, देन ऑल द फोर्थ ट्रायल हैज बीन डन. देन दैट मेडिसिन को अगेन वर्क करेंगे एंड उसको और सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाएंगे एंड देन प्रॉपर वैक्सीन दे. बहुत ही स्लो प्रोसेस है. लोग बोल रहे हैं सर वैक्सीन क्यों रेडी नहीं हो रहा है? ये पूरा ट्रायल एक प्रोसेस है. जब तक ये ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है, दे कैन नॉट सेल द वैक्सीन इन अ मार्केट, अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रिस्क हो सकता है. एंड दिस मेकिंग ऑफ वैक्सीन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. कितना इंपॉर्टेंट है देखो, इससे हम लाइफ को सेव कर सकते हैं. आज वैक्सीन हो गया, इतने लोगों को बचा लेंगे हम लोग. जो चले गए ठीक है, बट जो है उनको बचा कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे अगर हमारा वैक्सीन तैयार हो गया तो. इतना इम्पोर्टेंट है. अंडरस्टूड बेटा? क्लियर, समझ में आ रहा है? इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल. क्या इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोबायोलॉजी यूज होता है? या यस, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है. इंडस्ट्रीज आर यूजिंग अ माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत हाई लेवल पे, जिससे उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है. बहुत सारे केमिकल्स यूज नहीं करना पड़ रहा, पॉल्यूशन कम हो गया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज आर यूजिंग माइक्रोबायोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर में ये माइक्रोबायोलॉजी ज्यादा काम आएगा, याद रखना. दिस साइंस इज रिलेटेड टू द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो. व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल यूज? ये जो वैक्सीन बना रहे हैं, इट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो कमर्शियल के लिए बना रहे हैं, वो लोग सेल करके मार्केट में पैसा कमाएंगे, दे विल अर्न द मनी. और कौन बना रहा है? इंडस्ट्रीज बना रही है, लैब बना रहा है. तो द वैक्सीन जनरेटेड फॉर कोविड-19 इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. कमर्शियल का मतलब जब वर्ड कमर्शियल आ गया तो समझ जाना दे आर डूइंग फॉर द प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं. द साइंस इज रिलेटेड टू द कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक, social
एंड एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूड। उसमें इकोनॉमिक में भी कैसे हम इकोनॉमिकली कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, कंपनी को हेल्प कर सकते हैं, सोशली स्टेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं, एनवायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारा काम इंडस्ट्रीज में किया जाता है। So this science is related to the commercial use of microbes in which various economic, social and environmental related process and products are included. Various microbial processes are useful for this process purposes are carried out. Various microbial processes useful for this purpose are carried out. Industry, when you are using microorganism for gaining profit, then it is called industrial microbiology. Clear to everybody? Next is, what are the main features of industrial microbiology? What are the main features? Pehla, various productions with the help of fermentation process. You know what is fermentation process? Ninth में किया था. What is fermentation process? सोचो what is fermentation, क्या किया था हमने? When a what? In the absence of oxygen में, when a anaerobic microorganism. What is anaerobic microorganisms? There are two type of microorganisms, aerobic and anaerobic. Aerobic matlab the microorganisms which needs oxygen for respiration is called aerobic. And what are anaerobic? The microorganisms which do not need oxygen or less amount of oxygen for respiration. When you are putting a anaerobic bacteria or microorganisms and they are what doing a chemical process in the absence of oxygen and producing a ethyl alcohol is called as a fermentation process. A chemical process done by anaerobic bacteria in the absence of oxygen is called fermentation process. Various products with the help of fermentation process, example bread, cheese, wine, raw materials for chemicals, enzyme, nutrients, medicine, ऐसे बहुत चीज हम कंपनीज में इंडस्ट्रीज में डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स. मैंने बताया ये फ्यूचर है. अभी तो इसका इंजीनियरिंग भी चालू हो गया मालूम है. माइक्रोबायोलॉजी भी लोग पीपल्स आर डूइंग बायोटेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसमें सब स्टडीज कर रहे हैं. आगे बहुत इसका फ्यूचर होने वाला है माइक्रोबायोलॉजी का. use of microbes for garbage management and pollution control. We are facing a problem of pollutions. ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे इससे बहुत सारे पोल्यूशन का प्रॉब्लम है जो हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. With the help of microorganisms, which we can overcome the garbage problem as well as pollution. और कुछ radioactive pollution. You will shock to hear कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन तक को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. रेडियो एक्टिव कितना डेंजरस, दैट टाइप पोल्यूशन कैन आल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सोचो कितना हाई लेवल पे वर्क हो रहा है. Okay, so these are the what main features which is used in a industrial microorganism में use होता है. Now we use the fermentation process, right? Question दिया हुआ है, can you recall question दिया हुआ है? What question they have given? कि we use fermentation process while conversion of milk into yogurt, which microbes are useful. याद करो कौन सा माइक्रोब किया था इसमें milk is converted into yogurt. 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट पेज कौन सा बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिली. याद आ रहा है लैक्टोबैसिली. तो द वी यूज फर्मेंटेशन प्रोसेस while conversion of milk into yogurt, which microbe is useful? The microbe uses lactobacillus. The lactobacillus is the bacteria which is used to convert milk into yogurt. Conversion of milk into yogurt is due to the process called as a fermentation. इसका आंसर है, the answer will be lactobacillus is the bacteria which is used to convert a milk into yogurt. Conversion of milk into yogurt is due to the process called fermentation. Really understood? तो क्वेश्चन भी समझ में आया बेटा. दिस इज ऑल थिंग विच इज देयर इन हमने जो 9th में किया है ऑलमोस्ट वही चीज है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स. What are the dairy products we can manufacture with the help of microorganisms? Which dairy products we can produce with the help of microorganisms? Since ancient days, since ancient days, milk is converted into various products for its preservation purposes. मिल्क ज्यादा समय तक प्रिजर्व नहीं कर पाओगे. 1 घंटे में पैकेट वाला तो 4-5 दिन चलता है. जो विलेजेस में हम लोग डायरेक्टली
काउज या बफेलो से निकालते हो तो कुछ आवर्स में खराब हो जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा टाइम तक हम इसको यूज करें, हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम उसको कर्ड में बना देंगे, बटर में बना देंगे, घी में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दैट प्रोडक्ट्स जल्दी खराब नहीं होता। तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए एंशियंट टाइम से मिल्क को हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते। Since ancient days, milk is converted into various products for its preservation purposes. Example, cheese. Milk को cheese, butter, cream, kefir, yogurt फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। Kefir is actually what, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। What is a kefir? Is a fermented food. काउ या गोट मिल्क भी तो कैफे ग्रेन्स होते हैं, कैफे ग्रेन्स को डाल देते हैं काउ या गोट मिल्क में, उसको फर्मेंट करते हैं, एंड वी मेक अ ड्रिंक कॉल्ड एज अ कैफे व्हिच इज एक्ट एज अ प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक सुना है? इट इज वन टाइप ऑफ प्रोबायोटिक जिसके खाने से हमारे स्टमक इंटेस्टाइन्स के इन्फेक्शंस दूर हो जाते हैं। एक्ट एज अ प्रोबायोटिक कैफे। आई विल शो यू द पिक्चर, मैंने पिक्चर डाउनलोड किया है। योगर्ट आपको पता है, वाटर कंटेंट एंड द एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस। व्हेन यू मिल्क को फर्मेंटेट करोगे, उनका वाटर कंटेंट भी कम होगा, द एसिडिटी लेवल, द पीएच लेवल विल आल्सो चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। उनका टेक्सचर, हाउ दे लुक, टेक्सचर मतलब और ज्यादा थिक हो गए, ओके, जो फ्लूइड था बिकम्स थिक, टेस्ट, फ्लेवर, सब चीज में चेंजेस आ जाता है। व्हेन यू fermented the milk, there is a huge amount of changes take place in the milk. The water content of the milk changes, the acidity of the milk changes, the texture of the milk changes, the taste and the flavor of the milk is also changes. And why we do this? For the preservation purposes, so that we can preserve the milk for a long period of time. This process are performed on large scale with more skill for production of most of the milk products like बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज। और ये सारे चीज के लिए जो बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क, वही बैक्टीरिया हमको यूज करना पड़ता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क कैन बी यूज्ड टू मेक ऑल दिस प्रोडक्ट्स। ओनली चीज इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंगाई। खाली एक चीज है जो फंगाई के लिए यूज करते हैं, प्रोटियस। आई थिंक प्रोटियस इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो फंगाई से डिराइव करते हैं। द प्रोटियस फंगाई इज यूज्ड टू मेक अ चीज। बाकी हर जगह वी यूज अ बैक्टीरिया विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मिल्क। बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज एंड क्रीम इज द सेम। चीज बनाना और क्रीम जो बेसिक स्टेप है ऑलमोस्ट वो कॉमन है। मिल्क क्या करते पहले, मिल्क इज पेस्चराइज। व्हाट इज बाय पेस्चराइज? पेस्चराइज, यू आर हीटिंग द मिल्क एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 15 minutes. When you are heating the milk at 72 degrees Celsius for 10 to 15 minutes, कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। समझ में? पेस्चराइजेशन, हीटिंग द मिल्क एट 72 degrees Celsius for 10 to 15 minutes at the beginning to destroy what? Unwanted microbes. इससे क्या होगा बेटा? When you hit them, the unwanted microbes will be get killed. If it is then fermented with the help of, क्या ऐड करते हैं? Then put a lactobacilli. कूल कर दो उसको and then put a lactobacilli bacteria उसके अंदर डाल दो. In this process, the lactose sugar in the milk, याद हमने पढ़ा क्या था? शुगर क्या, मिल्क के अंदर कौन सा शुगर होता है बेटा? लैक्टोज शुगर। और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड। याद है किया था हमने? तो पहले मिल्क को पेस्चराइज करो, हीट एट 72 डिग्री सेल्सियस, देन कूल देम, पुट अ लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, a fermentation process will take place. The sugar present in the milk is the lactose sugar, and the lactose sugar will finally change into lactic acid, and the protein will start coagulating. Coagulating matlab the protein will start coming closer to each other, and the texture will become more denser. Density बढ़ जाएगा. The protein start coming closer to each other, and the density of the milk will increase. मैंने बताया था texture of the milk will change. Coagulated with the help of lactic acid, and besides compound with taste and flavor are also formed. उनका taste और flavor भी क्या हो जाएगा बेटा? Change हो जाएगा. And diacetyl, diacetyl एक chemical substance है जो उसके अंदर present होता है, जो उनको क्या देता है? They provide them the flavor. Okay, flavor to the food, flavor to the product. जो flavor मिलता है food products को, it's by a chemical compound diacetyl. मांगता है तो मैं chemical formulas देता हूँ. If you want, you can note down. मैंने निकाला. It is a greenish yellow liquid, and the compound formula is CH3CO. The chemical formula for diacetyl is CH3CO bracket close नीचे 2. ब्रैकेट में लिखना है CH3CO,
ब्रैकेट को क्लोज करो और नीचे 2 लिख दो, तो CH3CO twice is the chemical formula for diacetyl. It is a chemical compound which gives a flavor. जो टेस्ट फ्लेवर हमको मिलता है बिकॉज जब मिल्क को फर्मेंटेट करते हो दिस केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म, और मिल्क के अंदर एक कंपाउंड फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड जिसके कारण वो बटर या योगर्ट में टेस्ट और फ्लेवर क्रिएट होता है. इज इट chiefly responsible for the odor of butter, तो स्मेल, बटर का जो स्मेल है, एंड कंट्रीब्यूट टू द एरोमा. कॉफी के अंदर भी जो स्मेल आता है ना, कॉफी के अंदर बिकॉज ऑफ डायसेटाइल, कॉफी में भी प्रेजेंट है. टोबैको के अंदर का भी जो स्मेल है इट इज बिकॉज ऑफ डायसेटाइल. तो ऐसे बहुत सारे फूड्स में, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस के अंदर जो एरोमा क्रिएट करता है, जो स्मेल क्रिएट करता है, इज अ केमिकल कंपाउंड डायसेटाइल, and it is produced due to what? Due to the fermentation process, due to the chemical process when the milk is fermented with the help of bacteria called lactobacillus. Understood the first page? समझ में आप लोग को? Understood the first page? याद रखना चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर इज डिफिकल्ट. खाली थियोरी है, बट ऐसे ऐसे नाम्स आएंगे, ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज आएंगे, नेम आएंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा, इतने डिफिकल्ट नेम्स आने वाले. ओके, बहुत ही हाई लेवल चैप्टर है, बहुत ही हाई लेवल चैप्टर है. ओके, इंडस्ट्रियल यूजेस एंड ऑल बहुत हाई, लेकिन क्या है, इट्स अ थियोरेटिकल चैप्टर्स, यानी हमारे लॉकडाउन सिचुएशन में चैप्टर्स को करना ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया. फर्स्ट पेज इज द इजीएस्ट पेज. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. ओके, next is the yogurt productions. How the yogurt product is formed. Yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli. Again, it is formed by a lactobacilli. Inoculant. What is by inoculant? लैक्टोबैसिली को हमने जानबूझ के मिल्क में, इनोकुलेंट मतलब और सब्सटेंस लिख लो इफ यू वांट. इनोकुलेंट, लैक्टोबैसिली इज इनोकुलेंट. इनोकुलेंट का मतलब क्या है? और सब्सटेंस, चाहे वो वायरस हो या वो टॉक्सिन हो या इम्यून सेरम हो, that is introduced into the body. We are introducing the body to produce or increase the immunity, to increase the immunity to a particular disease. जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हम वैक्सीन लेते हैं, they are called inoculant. The substance that is introduced into the body or produced or added in any substance to increase the immunity to against a particular disease, it's called as an inoculant. तो लैक्टोबैसिली हम लोग पर्पसली डाल रहे हैं योगर्ट टू फ्रॉम इन अ मिल्क टू कन्वर्ट इनटू योगर्ट, जिससे क्या हो जाएगा, उसका कंटेंट बढ़ेगा, उसका प्रोटीन लेवल बढ़ेगा, एंड विल बी बेटर फॉर द हेल्थ. That is called inoculant. The scientific meaning of inoculant, a substance that is introduced into the body or any substance or in any substance to produce or increase the immunity to a particular disease is called as ino. हम लैक्टोबैसिली को जानबूझ के मिल्क में डाल रहे हैं, inoculant. The yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli inoculant for maintaining the protein content, so that we can maintain the protein content. Condensed milk powder is mixed. You know what is condensed milk powder, right? Market में मिलता है. Condensed milk powder is mixed, okay, with a milk to be fermented for industrial production of yogurt. घर पे हम लोग condensed milk powder यूज नहीं करते, हम लोग प्योर मिल्क यूज करते हैं, बट इंडस्ट्री में नॉट पॉसिबल. इतना अमाउंट ऑफ मिल्क इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता. कंटिन्यूस मदर डेयरी का मैं योगर्ट लेके आ रहा हूँ, मदर डेयरी कितना पैकेट ऑफ योगर्ट डेवलप कर रहा है. हाउ so much milk that we cannot produce in the country. इतना मिल्क प्रोडक्शन तो कंट्री में नहीं, तो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग अ मिल्क. वो लोग मिल्क के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, एडिंग अ मिल्क पाउडर. तो जो डिफरेंट कंपनीज का योगर्ट मार्केट में मिलता है, याद रखना वो प्योर मिल्क से नहीं बना है, उनके अंदर उन्होंने मिल्क पाउडर भी ऐड किया हो. तो प्रोटीन कंटेंट कम ना हो, पर्पसली वो लोग क्या करते हैं, दे ऐड अ कंडेंस्ड मिल्क पाउडर फॉर इंडस्ट्री, नॉट एट होम. होम में नॉर्मल मिल्क से चलेगा, क्योंकि उनको ज्यादा क्वांटिटी नहीं बनाना है, बट फॉर इंडस्ट्रीज दे हैव टू डेवलप इन योर लार्ज स्केल. तो खाली मिल्क विल नॉट बी इनफ टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट, दे हैव टू ऐड अ कंडेंस्ड मिल्क पाउडर. इज मिक्स्ड विद द मिल्क, okay, to be fermented for the industrial production of yogurt. Milk is boiled, pasteurization, and once it cools to warm temperature, bacterial stains, याद रखना बैक्टीरिया ऐड करना पड़ेगा. बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस
एंड लैक्टोबैसिलस ओके डेल्बुर्की, इनका मैंने फीचर्स निकाला है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. इफ यू वांट हम इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रेप्टोकोकस? दिस आर द बैक्टीरियाज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:1. 1:1 मतलब अगर 50% है तो 50% होगा, अगर ये 10 है तो भी 10 होगा, अगर ये 12 डालोगे तो भी 12. दैट रेशियो शुड बी सेम, the proportion should be same. The number of bacteria of Staphylococcus and Thermophilus and Lactobacillus tuberculosis should always be equal number. So they are added in the ratio of 1:1 proportion. Now what is Staphylococcus thermophilus? It is a powerful probiotic strain that has a well-researched health benefits. This probiotic is often found in the colon. हमारे body के colon मतलब stomach and intestine का जो है ना colon, and has a many digestive immunity. Digestive और हमारे immunity में काम करता है, and many other research health benefits में use होता है, हमारे body के अंदर भी पाया जाता है. As a thermophilus is used for culturing cheese बनाने में भी, as well as yogurt. cheese बनाने में भी use करते हैं इसको, yogurt बनाने में भी use करते हैं. हमारे body के colon में पाया जाता है. Understood? It is a one type of bacteria which can be used for the production of cheese and a yogurt. Again, it is a powerful probiotic. You know what is probiotic, right? Probiotic strain that has the research health benefits. हमारे health research के लिए बहुत ज़्यादा benefits है. This probiotic is often found in the colon and has a many digestive immunity and other research health benefits. Okay, and used for making culturing cheese and yogurt. And what is Lactobacillus delbrueckii? उसका भी मैं बता दूं, is a one of over 200 published species in the Lactobacillus genome. Lactobacillus के बहुत सारे genome है, almost 200. उसमें से one of the species का नाम होता है Lactobacillus delbrueckii. Okay, is the main bacterium used for the production of yogurt. ये ज़्यादा करके yogurt production के लिए use होता है. It plays a crucial role in the ripening of some cheese as well as in other process, involving naturally fermented products. Naturally fermented products में भी इसको यूज किया जाता है. Are added in a 1:1 proportion. Understood? दोनों बैक्टीरिया, इसका फोटोज में आपको दिखाऊंगा. Lactic acid is formed. Definitely lactose sugar will change into lactic acid due to Streptococcus that makes the proteins to gel out. Protein बाहर आ जाता है and gives the dense consistency. जो watery consistency हो, dense हो जाता है the yogurt. Acetaldehyde like compound. What is acetaldehyde? चाहिए तो लिख लो. Is an organic chemical compound. Acetaldehyde जो develop हो रहा है because of fermentation process is organic chemical compound with the formula of CH3CHO. The chemical formula for acetaldehyde is CH3CHO. Carbon, hydrogen, oxygen. CH3CHO. It occurs naturally again. कॉफी में भी मिलता है, ब्रेड में मिलता है, ripe fruits में present है, and is also produced by plants. Plants भी इसको produce करते हैं. Is a natural sweetener that is present in all the citrus. जितने भी citrus फूल है, जो हमको sweet लगता है citrus fruits because of the chemical compound acetaldehyde, and is often used in a sweetener in the beverages. जो आप पेप्सी पीते हो ना, ओके, बेवरेजेस के अंदर स्वीटनेस के लिए भी हम लोग acetaldehyde ऐड करते हैं. Is a compound formed because of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii. It's formed due to lactobacillus and gives the characteristics of yogurt. Nowadays, various fruit juice are mixed with yogurt. बहुत सारे अभी तो हम लोग फ्रूट जूस, स्ट्रॉबेरी, ऐसे सब योगर्ट आ गए, उनके अंदर लोग फ्रूट जूस ऐड करते हैं. Now various fruit juices are mixed with yogurt to impart the different flavors. Example, strawberry yogurt, स्ट्रॉबेरी डाल दिया. बनाना योगर्ट, योगर्ट के अंदर भी हम लोग फ्रूट जूसेस भी ऐड करते हैं. Shelf life of yogurt and its probiotic properties can be improved by pasteurization. Pasteurization मतलब when you heating them at the temperature of 72 degrees Celsius for 10 to 15 minutes. समझ में आ रहा है how you develop a yogurt products? हम lactobacillus को inoculate करते हैं, मतलब जानबूझ के ऐड करते हैं, पर्पसली ऐड करते हैं. इंडस्ट्रीज में मिल्क पाउडर भी ऐड करते हैं so that the protein level कम नहीं होना चाहिए. Then two type of strain of bacteria, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii को ऐड करते हैं in the 1:1 proportions.
the protein come out, become more dense, acetaldehyde like compounds डेवलप होता है जो उसके अंदर टेस्ट और फ्लेवर क्रिएट करता है. ओके और आपको फ्लेवर करना है और फ्रूट जूसेस भी ऐड कर सकते हो और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है तो डू द केमिकल प्रोसेस कॉल्ड एज अ पेस्चराइजेशन से उसके लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं. मैंने बोला था कि आई विल शो यू सम पिक्चर्स कैफिर का और दोनों बैक्टीरिया का. पहले मैं पिक्चर्स दिखाता हूं, देन आई विल शो द वीडियोस ऑफ द योगर्ट प्रोडक्शंस. ओके now see what is kefir. कैफिर जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, याद है कैफिर पढ़ा था हमने. दिस इज कैफिर. दिख रहा है लिक्विड, इसमें कैफिर ग्रेन्स ऐड करते हैं एंड काउ एंड गोट मिल्क ऐड करते हैं एंड दिस वे द कैफिर इज प्रोड्यूस. दिख रहा है बिग लाइक स्ट्रक्चर इज कैफिर. हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना. हाउ टू मेक इट इज कैफिर. दिस इज ऐसा लिक्विड दिखता है. मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कैफिर और एक और उसका पिक्चर है. इट इज अ प्रोबायोटिक. वो भी पिक्चर्स में आपको बता दूं. इट इज अ प्रोबायोटिक. वो भी पिक्चर्स अभी देखो. इज अ प्रोबायोटिक. दिख रहा है कैफिर लिखा हुआ दिख रहा है. ऐसा कैफिर मार्केट में भी मिलता है ऐसे कैफिर. वो ग्रेन से बनता है. प्रोबायोटिक ड्रिंक मीनिंग बेनिफिट. इट्स अ प्रोबायोटिक ड्रिंक जो कैफिर ग्रेन्स को मिल्क में ऐड करके बनता है. इट इज अ प्रोबायोटिक वेरी गुड फॉर योर बॉडी. Can kill the bacteria present in your body. Clear to everybody what is kefir? Now देखो दूसरा हमने आज लर्न किया. देखो Staphylococcus thermophilus, right? कौन सा लर्न किया हमने? It is Staphylococcus which is added in for production. इसका भी देख लो. What is कैसा दिखता है? 1:1 proportion we add in a milk. देखो this is Staphylococcus thermophilus which we add in a milk to make a yogurt. ऐसा दिखता है. देख लो this is the way it looks. is a powerful probiotic strain that has a well-researched health benefits. मैंने बताया था. This probiotic is often in a colon and has a many immunity. मैंने आपको डिस्कस किया है. Is used for culturing cheese as well as yogurt. This is how it looks. Staphylococcus thermophilus, which is added in a milk to make a yogurt. एक और स्ट्रेन बैक्टीरिया यूज किया था हमने Lactobacillus debugui. उसका भी पिक्चर्स मैंने निकाला है. Lactobacillus देखो. This is see carefully. See, this is how it looks. Staphylococcus thermophilus के साथ इसको इक्वल प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं. How it looks. This is the type of bacteria यूज करते हैं. Is one of the bacteria is complex. Many bacteria use yogurt. It also play a crucial role in ripening of some cheese as well as other process involved in a natural fermented process में चीज को राइप करने में और योगर्ट बनाने में बैक्टीरिया यूज करते हैं. तो पिक्चर से आपको और क्लियर हो जाएगा सर वो बैक्टीरिया कैसे दिखता है. This is how the bacteria looks. क्लियर समझ में आ रहा है बेटा. अंडरस्टूड. ओके एंड आई हैव रिमूव्ड वन वीडियो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट. तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ हाउ द योगर्ट इज प्रोड्यूस, जिससे आपको डाउट क्लियर होगा प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट में. This menu is a food that starts with Y, made from dairy that you've probably eaten before. It's yogurt. My name's Simon, and today we're going to show you how we get milk and turn it into a great, healthy, simple, yummy yogurt. That's right. Yogurt starts out as plain old milk. Every day, 15,000 litres of milk is delivered to us from local farmers and loaded into these huge refrigerated storage tanks. When we're ready to turn all this milk into yogurt, the next step is a very critical one, and it's called pasteurisation. First, we transfer the milk into smaller tanks. We do this to make the next step a bit easier. We heat up each tank up to 92.5 degrees. It takes a few hours to heat so much liquid, but by doing this, we kill any nasty germs or bacteria that might be present. Then we cool it down to about 40 degrees, and then we add our friendly bacteria. That's right. Even though we've just removed the bacteria from the milk, it's time to add some different bacteria back in.
We call these cultures, and the species of bacteria that make the yogurt have some pretty complicated names. But how does friendly bacteria make yogurt? Well, the cultures get straight to work chomping down on all the sugars, called lactose, which is present in the milk. In doing so, they release gas and convert the lactose into lactic acid. This process is called fermentation. This lactic acid is what gives the yogurt its characteristically tangy taste. It takes about 10 hours for the bacteria to multiply and eat all the sugar. This turns milk into yogurt, but there's one more step before we're done. After we pour about 30 litres of yogurt into these large cloths, we let them sit and strain them. The excess liquid in the yogurt then slowly flows out, leaving behind extra thick, extra tangy yogurt. After a couple of days, we're left with half the amount of yogurt. Then we actually add back in a little bit of the unstrained yogurt until the finished product is at just the right consistency. Okay, now we've got 400 kilo of almost finished product, and now we're going to package it. The yogurt is sucked up by a special machine that automatically feeds it into 5 kilogram bags, then seals them up. Then it's as simple as packing them into boxes, stacking them up, ready to be delivered. That video में clearly बताया how the yogurt, same thing, same strain of bacteria बताया, pasteurizations भी बताया, जो bacteria हमने discuss किया, almost the same name. They have discussed, understood how to do the strain of bacteria and all, and the yogurt is formed. Okay, again this chapter is very difficult. मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ. अभी तक जो भी chapters हमने पढ़ा है, उसमें the most difficult chapter. Till now we have finished the 3 chapter. This 4th chapter is difficult than the remaining 3 chapters. तो बहुत ध्यान देना है. अलग-अलग दिन ना, you can see the name of the bacteria. कैसे अलग-अलग names है. इससे मैंने उनका pictures निकाला. And I'm showing you the videos. इससे आपको पता चले bacteria कैसा microscopic है, cannot be seen by naked eye. तो इसमें microscopic pictures है जो I have removed for you. तो please properly go through करना है, ठीक है? Now what you have to do? Today I'm going to share worksheet number 8. जिसने पीछे को worksheets नहीं लिखा है, please लिखो, because कभी स्कूल खोलने वाला कुछ पता नहीं है, तो प्लीज राइट डाउन द वर्कशीट, बी प्रिपेयर्ड. वर्कशीट नंबर 8 में रखूंगा. टेक्स्ट बैक का टाइप हो गया, आई हैव मेड द नोट्स, मैंने दे दिया है. मिस इज टाइपिंग, जैसे मिस का टाइपिंग हो जाएगा आई विल फॉरवर्ड इन दिस एंड देन आई विल कीप अ टेस्ट पेपर. जैसे मैथ्स का टेस्ट होता है, साइंस का भी मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगा ऑनलाइन. अंडरस्टूड? एंड जब वो हो जाएगा देन डिजास्टर मैनेजमेंट का मार्किंग एंड वर्कशीट आई विल प्रोवाइड यू. आज जो भी मैंने 1 or 2 पेजेस पढ़ाया है, प्लीज गो थ्रू करो. कुछ डाउट लगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करो. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय.